कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को समास के बारे में कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, पहले समास की परिभाषा समझ लेते हैं, यह है क्या परिभाषा, तो इसके बाद कुछ समझ में आएगा। तो ये आपकी परिभाषा दिखाई दे रही सामने। दो या अधिक शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं और उनके मेल को समास कहते हैं। मुख्यतः समास के 6 विभेद होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, दो या दो से अधिक हम शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं। यानी एक तरह से जैसे संधि होती है वैसे ही ये भी है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है ये। चलिए इसमें 6 प्रकार देखते हैं। सबसे पहले आता है अवयवी भाव समास, यानी जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अवयव हो जाए उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इस समास का प्रथम पद प्रायः अवयव होता है, जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन दिन दिन, यथा संभव यानी संभावना के अनुसार, आजन्म मतलब जन्म पर्यंत या जन्म से, व्यर्थ बिना अर्थ के, हाथों हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ में, निडर बिना डर के, यथाविधि विधि के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथासाध्य साध्य के अनुसार, आमरण मरण तक यानी मरने तक, यावत जीवन यानी जब तक जीवन है। मतलब इस तरह से ये आपके जो परिभाषा के अनुसार इन्होंने अवयवी भाव समास दिया हुआ है। तो समास के अनुसार इनके उदाहरण भी आप लोगों को याद होने बहुत जरूरी हैं। तो चलते हैं हम अगले की तरफ भी बढ़ते हैं धीरे से। तो ये आपका दूसरा नंबर आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है और उसका पहला पद यानी उसका पहला पद जो है वो संज्ञा या विशेषण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर देखो, जिस समास के अंतिम पद प्रधान होता है, यानी प्रधानता जो होती है अंतिम पद की होती है, लेकिन उसका पहला जो पद है संज्ञा या विशेषण हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो, राज मुकुट यानी राजा का मुकुट हो गया, राजभवन राजा का भवन हो गया, राजमंत्री राजा का मंत्री हो गया, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित है ये, राहत खर्च राहत के लिए जो खर्च है, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, नेत्रहीन नेत्रों से हीन हो जो जिसको दिखाई नहीं देता है, राजमहल राजा का महल हो गया, शोकाकुल शोक से आकुल हो। तो इस तरह से ये तत्पुरुष समास होता है। मतलब ध्यान रखना है, जिसमें अंतिम प्रधान था जो बाद का दिया हुआ है, जैसे इसमें महल है वो प्रधान है, इसमें राज मुकुट में मुकुट प्रधान है इसमें, इस तरह से। और पहला पद इन्होंने संज्ञा दे दी है या विशेषण दे दिया है, तो राजा क्या है, संज्ञा होगी इसमें। तो इस तरह से ये दूसरा तत्पुरुष समास होता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नंबर आता है नंबर 3 है द्वंद्व समास। अब ये कहता है क्या, जिस समास में सभी दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही पद की प्रधानता इसमें पाई जाती है, पहला भी और दूसरा भी, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, इसमें दोनों की प्रधानता होती है, भाई की भी और बहन की, यानी भाई और बहन हो गया। अन्न जल, इसमें अन्न और जल दोनों की प्रधानता है, तो अन्न और जल, इसमें अन्न की भी प्रधानता है और जल की भी प्रधानता है। पहले वाले में क्या था, भाई की भी प्रधानता है और बहन की, दोनों एक समान है। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि में दोनों ही प्रधान है, यहाँ पे ऋषि भी और मुनि भी, दोनों की दोनों प्रधानता है इसमें। ऐसे इसमें बताया आपको, ऋषि मुनि में ऋषि और मुनि दोनों ही इसमें प्रधान है। माता पिता, इसमें माता और पिता यानी दोनों ही इसमें प्रधान है, माता भी और पिता भी। दाल रोटी है तो दाल की भी प्रधानता होती है, रोटी की भी प्रधानता होती है, यानी दोनों ही इसमें प्रधान शब्द है। अर्थात भोजन के सभी पदार्थ, दाल रोटी का मतलब भोजन के सभी पदार्थ होते हैं। घर द्वार, घर द्वार में घर भी प्रधान है और द्वार भी प्रधान है आपका। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता में कपड़े की भी प्रधानता है और लत्ते की भी प्रधानता है। जीव जंतु, इसमें जीव की भी प्रधानता है और जंतु की भी प्रधानता है। धन दौलत, धन की भी प्रधानता है, दौलत की भी उतनी प्रधानता है इसमें। कागज पत्र, इसमें कागज की भी प्रधानता है और पत्र की भी प्रधानता है। पाप पुण्य, इसमें पाप और पुण्य दोनों की प्रधानता दी हुई, यानी पाप और पुण्य हो गया इसमें। लाभ हानि, लाभ और हानि हो जाएगा, तो लाभ ये है और हानि ये है, दोनों ही शब्द प्रधान है इसमें।
धर्माधर्म यानी धर्म और धर्म हो गया, मतलब इसमें दोनों की प्रधानता होती है। भला और बुरा, तो भला भी प्रधान है और बुरा भी प्रधान है इसमें। थोड़ा बहुत, इसमें क्या हो गया, थोड़ा भी प्रधान है और बहुत भी। रात और दिन, तो रात दिन मतलब इसमें रात और दिन दोनों ही प्रधान है। आदान प्रदान यानी आदान और प्रदान होता है, तो आदान भी इसमें प्रमुख शब्द है और प्रदान भी इसका प्रमुख शब्द है। लेन देन, लेन और देन होता है इसमें, तो लेन और देन दोनों ही शब्द प्रधान है। सीताराम सीताराम, तो ये क्या हो गया, सीता और राम दोनों ही प्रधान है। लेकिन इसमें बच्चों ध्यान रखना, स्त्री को प्रधानता दी जाती है हमेशा। कहीं भी इस तरह का कोई शब्द होता है तो इसमें स्त्री प्रधान होता है, सीताराम। लेकिन हम सीता और राम दोनों के यहाँ इस द्वंद्व समास के अनुसार समानता देते हैं। जंतर मंतर, जंतर और मंतर, इसमें जंतर और मंतर दोनों की प्रधानता है। तो इस तरह के शब्द जो है द्वंद्व समास कहते हैं, जो एक जैसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए द्वंद्व समास। अगला नंबर आता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में आए हुए शब्दों के अर्थों को जोड़कर किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। देखो जैसे है लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, गणेश अर्थात, यानी लंबा है उदर जिसका वो गणेश है, यानी जिसकी नाक लंबी हो। पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला, कृष्ण है, यानी पीला है अंबर जिसका। चतुर्भुज मतलब विष्णु है, जिनकी 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो विष्णु कहलाते हैं चतुर्भुज। ऐसे 10 मुख है, रावण है, यानी 10 है मुख जिसके। तो इस तरह से ये बहुव्रीहि समास होता है। जिस समास में आए हुए पदों के अर्थों को छोड़कर किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, वहां बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ अन्य पद आ गया ना, किसके, 10 मुख, रावण हो गया बेचारा, अलग हो गया बिल्कुल, 10 है मुख जिसके, उसको बोला गया है। नंबर 5 आता है कर्मधारय समास। जरा इसको भी समझ लेते हैं, क्या है कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, ध्यान रखना है इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों साथ साथ चलेंगे, और वही प्रधान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे खलजन, मृदुवाणी, नीलकमल, पीतांबर, सुनयन, नीलकंठ, नीलांबर, नीला है अंबर जो। तो इस तरह से जो दिए हैं कर्मधारय समास में आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, 5वां भी आप लोगों को। तो चलते हैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आगे एक और दिखाई दे रहा है, नंबर 6 है द्विगु समास। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यात्मक हो और दूसरा पद प्रधान हो, द्विगु समास होता है। ध्यान रखना है इसमें कोई संख्या आएगी, संख्या के लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए देखिए, नंबर है पहला, जैसे इसका उदाहरण है त्रिभुवन, 3 भवन, मतलब 3 हो भवन जिसके, उसके 3 भवन, 3 भवन वाला हो गया, तो 3 संख्या हो गई, और भवन इसमें आपका क्या हो गया, प्रधान हो गया इसमें, तो 3 भवन। चौराहा, 4 राहें, 4 संख्या हो गई, और राहें इसमें क्या हो गया, प्रधान हो गया आपका। चतुष्पदी, चतुष्पदी में चतु जो आया वो 4 के लिए आया, संख्या आ गई, और पद है आपका अलग से। नवरत्न यानी 9 रत्न, तो 9 संख्या हो गई, और रत्न क्या हो गया, प्रधान शब्द हो गया। त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति में 3 तो जो शब्द आया, त्रि लिखा गया, ये संख्या के लिए है, और मूर्ति इसमें प्रधान शब्द है। दोपहर यानी दूसरा पहर, दूसरा यानी कि संख्या आ गई, और ये पहर आपका दूसरा क्या हो गया, प्रधान शब्द हो गया। नवग्रह, नवग्रह में जो नव आया है वो 9 के लिए यूज किया है, संख्या हो गई, और ग्रह इसमें प्रधान है। पंचवटी, 5 इसमें वृक्षों का समूह हो गया, तो पंचवटी का मतलब क्या हो गया, 5 जहाँ दिया है वो 5 संख्या हो गई है, और जो वटी है यानी वट वृक्षों का समूह, ये आपका प्रधान हो गया। अष्टध्यायी, अष्ट में जो पहला शब्द है वो 8 के लिए इस्तेमाल हुआ है, संख्या हो गई है, और अध्यायों का समूह, ये आपका प्रधान शब्द हो गया, यानी अष्टध्यायी हो गया। तिराहा, तिराहा मतलब 3 राहें, इसमें 3 शब्द क्या हो गया, संख्या हो गई, और राहें जो है इसका प्रधान शब्द हो गया। चलिए समास में कुछ आवश्यक बातें भी देख लेते हैं, क्या बातें हैं। पहला नंबर है समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, मतलब इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, छिन्न भिन्न कर दो। जब किसी समस्त शब्द को तोड़कर उसे पहले जैसे रूप में रख देते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजमंत्री, समस्त पद का या शब्द है, तथा राजा का मंत्री
यह समास विग्रह है, यानी इस राजा के मंत्री को तोड़ करके बोलना, या कह लो इसके अर्थ को एक तरह से समझाना ही विग्रह हो जाता है, समास विग्रह कहलाता है। थोड़े आगे की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है। नंबर 2 आता है शब्द और पद। शब्द और पद क्या है? विभक्ति रहित कोशीय शब्द शब्द हैं तथा वाक्य में प्रयुक्त शब्द रूप पद कहलाते हैं। जैसे देखो क्या होता है इसके अंदर, यह खाना गाना शब्द हैं और खाया खाएंगे गाया गाएगा आदि पद हैं इसमें। नंबर 3 की बात कर लो, संधि और समास में अंतर। बच्चों ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संधि और समास में अंतर क्या है? दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। नंबर 1 अंतर देखो, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और समास में 2 पदों का मेल होता है। ध्यान रखना है, इसमें पद मेल खाते हैं, उसमें वर्ण मेल खाते हैं। नंबर 2, संधि में 2 वर्णों के मेल से वर्णगत परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, यानी संधि में 2 वर्णों के मेल से। जबकि समास में विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें विभक्ति या कारक चिन्ह को हटा दिया जाता है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, संधि के तोड़ने या अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं और समास को तोड़ने को समास विग्रह कहते हैं। दोनों में अंतर है बच्चों। चलिए समास की विशेषताएं देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं। जब तक हम इसकी विशेषता नहीं जानेंगे तब तक हम कोई चीज पता नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं, समास में कम से कम 2 पदों का योग रहता है। नंबर 2, समास में जुड़ने वाले पद एक हो जाते हैं। नंबर 3, समास में मेल होने वाले पदों का कारक चिन्ह या प्रत्यय लुप्त हो जाता है। और नंबर 4 है, समासिक पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। हिंदी शब्द में संधि अनिवार्य नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका समाप्त होता है। समास का खंड आज समाप्त करता हूँ। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी लिखेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या बनाकर भेजना है आप लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और तुरंत फ़ायदा पहुँच सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नए वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।